हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ना, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके साइको टेस्ट के सिलेक्शन में, है ना। तो पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड स्पेशल क्लास है आपका, ये क्लास 1 है और हो सकता है आपका 6 to 7 क्लास आपका इसमें कंटिन्यू आएगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। आपको क्लास वाइज स्टेप वाइज एक एक करके देखना है। बेसिकली ये टेस्ट जो है ना, वो आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो जॉब प्रोफाइल होता है ना, देखो साइको टेस्ट में वही सिलेबस इंक्लूड किया जाता है जो आपके जॉब प्रोफाइल से मैच करता है। तो जैसे कि आपका एनटीपीसी जो कि फ्रेश होता है एग्जाम, और जीडीसी आपका डिपार्टमेंटल, तो इसमें एक पोस्ट होता है स्टेशन मास्टर, है ना। और उसी तरह से मेट्रो एग्जाम जो होता है, जितना भी आपका मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है, मुंबई मेट्रो है ना, एनसीआरटीसी है, जहाँ भी आपका मेट्रो एग्जाम है वहाँ पे एक पोस्ट होता है एससीटीओ, स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो डीएफसीसीआईएल है, जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ी वाला बोलते हो, तो उसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है ना, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये तीनों पोस्ट ना एक दूसरे से लिंक है ना। और इस तीनों पोस्ट का जो साइको टेस्ट होता है, उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट एक सेक्शन इंक्लूड किया जाता है। क्लियर। स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट और डीएफसीसीएल का साइको टेस्ट सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। और मेट्रो एग्जाम में जो है वो 4 सेक्शन अलग अलग होते हैं और एक सेक्शन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट इस तीनों एग्जाम में मेन सेक्शन है साइको टेस्ट का। ओके, तो ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो, स्टेशन मास्टर का जो आपका पोस्ट होता है ना, उसमें आपको 12 मिनट का टाइम मिलता है और 35 क्वेश्चंस आपके पर्सनैलिटी टेस्ट से आते हैं। यहाँ पे जो बात मैं कर रहा हूँ वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड कर रहा हूँ। ओके। और डीएफसीसीएल मैंने आपको अभी बोला ना कि स्टेशन मास्टर का और डीएफसीसीएल का दोनों का सेम होता है। तो यहाँ भी आपका 12 मिनट मिलेगा, 12 मिनट मिलेगा और 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। और मेट्रो एग्जाम में जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो यहाँ पे 15 मिनट आपका दिया जाता है और यहाँ पे 36 क्वेश्चंस होते हैं। इतना ही डिफरेंस है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि आपको ये 35 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 12 मिनट क्यों दिया जाता है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, सर मेरा तो 4 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, मेरा तो सारा का सारा टाइम बच जाता है। तो थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करो इस पॉइंट को कि आखिर इस 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 12 मिनट क्यों दिया जाता है, और इस 36 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट क्यों दिया जाता है मेट्रो एग्जाम में। इसका मतलब है कुछ न कुछ यहाँ पे लॉजिक है, कुछ न कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस टेस्ट को टफ बना देता है। तो ये आपको पता चला, एक पेन पेपर लेके लिख लेना कि आपको आपके एग्जाम में डीएफसीसीएल में 12 मिनट मिलेगा और 35 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ आपको टेस्ट इंटरफेस के बारे में, है ना। मैं जितना भी कुछ बताऊंगा ना, हर एक पॉइंट एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो आपको अच्छे से देखना है। अब जब मैं आपको टेस्ट इंटरफेस के बारे में बताता हूं, तो आपका ये डीएफसीसीएल का साइको टेस्ट में जाते हैं, सेक्शनल में जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हैं। और मान करके चलो इसका मैं कोई सा भी टेस्ट जैसे कि 26 नंबर टेस्ट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से आपका आता है। तो इसको पहले अच्छे से देखो। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे 12 मिनट का टाइमर चल रहा है और यहाँ पे आपका 35 क्वेश्चंस है। माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करता है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे ही सेम आपके एग्जाम में आएगा। माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करता है, आपको माउस के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब 12 मिनट में ये 35 क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड आपका इंग्लिश है, उसके बाद आपका हिंदी है और उसके बाद आपका ऑप्शन है। तो आप कहीं से भी पढ़ोगे ना, या जो मैं बता रहा हूँ मेन पॉइंट होता है ड्यूअल पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी टेस्ट पास करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ड्यूअल पर्सनैलिटी आपको शो नहीं करना है। क्लियर। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे ये 35 क्वेश्चंस है ना,
12 मिनट में आपको बनाना है। तो शुरू का 3 से 4 मिनट, ध्यान से सुनो, इसको लिख लेना। शुरू का 3 से 4 मिनट आपको ये पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करना है, ऐसे करके, है ना। मतलब 3 से 4 मिनट में आप जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चंस एक बार अच्छे से देखोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, राइट इंटरफेस पे प्रैक्टिस करने। यहाँ पे पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन एक बार आएगा स्क्रीन पे, तभी तो देख पाओगे ना। तो 3 से 4 मिनट में आप अच्छे से देखो। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या विकलांगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? शुड हैंडीकैप्ड गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन? तो ये आरक्षण को टच किया, ये क्वेश्चन जो है रिजर्वेशन को टच किया। अब 33 के बाद अगर आप क्वेश्चन में 25 में जाओगे तो यहाँ पे देखो, निजी सेवाओं में आरक्षण लागू करने से गरीब समाज के लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखो, तो ये क्वेश्चन आपका रिजर्वेशन को टच किया, है ना। और इसके बाद आप 33 में जाते हो तो ये क्वेश्चन आपको रिजर्वेशन को टच किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है और उसमें सेम आंसर देना है। बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप कह सकते हो कि ये आंसर राइट है और ये आंसर रॉन्ग है ना। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कोई भी पूरी तरह गलत नहीं होता है, इस बात को याद रखना। और ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आप दोगे वही आंसर सारे स्टूडेंट देंगे। बस ड्यूअल पर्सनैलिटी शो नहीं होना चाहिए, सेम टाइप के क्वेश्चन में आपको सेम आंसर देना है। यही है गोल्डन रूल पर्सनैलिटी टेस्ट को पास करने का। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि स्टार्टिंग का 3 से 4 मिनट में मैं पूरा का पूरा 35 क्वेश्चंस अच्छे से रीड करूंगा और उसमें देखने का कोशिश करूंगा कि कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है क्या, और अगर मुझे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं उसमें सेम आंसर करूंगा, ठीक है। 6 से 8 क्वेश्चन जो है ना वो आपको इस टाइप के होंगे, है ना। मैं हमेशा पढ़ाता हूँ तो एक एग्जांपल देता हूँ ना कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको रात में जगना अच्छा लगता है, तो आपने उसका आंसर किया नहीं। और सपोज करो ये क्वेश्चन आपका 21 नंबर पे था, और सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या आप स्टेशन मास्टर का जॉब करना पसंद करते हो, तो आप बोलते हो हाँ। तो ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है स्टेशन मास्टर का, उसमें नाइट शिफ्ट भी होता है। तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप रात में जगना पसंद नहीं करते हो, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि मुझे स्टेशन मास्टर का जॉब बहुत पसंद है ना। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सेम आंसर देना है। जैसे जैसे लेक्चर आएगा आप सब कुछ समझ जाओगे। क्लियर? बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है ना, उसमें इमोशन देखा जाता है कि आपको इमोशन पे कंट्रोल है या नहीं, आप इमोशनली स्ट्रांग हो या नहीं। मैं सब कुछ आपको स्टेप वाइज एक एक करके क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आपको टेस्ट इंटरफेस के बारे में पता चला कि इस टाइप के टेस्ट इंटरफेस होते हैं। पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन एक साथ आएगा। मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, सारा का सारा 35 क्वेश्चन शुरू के 3 से 4 मिनट में अच्छे से रीड करूंगा, और वहां पे देखूंगा कि कहीं पे क्यू सेक्शन है या नहीं, कहीं पे निगेटिव मीनिंग निकलता है या नहीं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं है जिसका मीनिंग सेम निकलता है। ये 6 से 8 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इसमें सही से आंसर कर दोगे तो आप पर्सनालिटी टेस्ट पास कर जाओगे। क्लियर? तो आपको ये टेस्ट इंटरफेस के बारे में पता चला। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, आप इसको लिख लो। वैसे ये रेलवे के गाइडलाइंस में दिया हुआ है, तो मैं वहां पे दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे ये रेलवे का जो गाइडलाइंस है आपका RDSO का, तो इसमें पॉइंट नंबर 3 देखो, बी श्योर नॉट टू स्किप एनीथिंग, है ना। तो ये एक सही है, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ ना कि आपका डाटा चाहिए उसे। जब आप टेस्ट देते हो तो आपका डाटा उसे चाहिए। तो जो आप 35 क्वेश्चंस बनाओगे ना, तभी तो इसका जो निगेटिव पैरामीटर है, पॉजिटिव पैरामीटर है, जो भी इसका आयाम है, जो भी इसका डायमेंशन है, तो एग्जैक्ट डाटा आपका जाएगा, तभी तो वो ग्राफ प्लॉट हो सकता है ना, या जो भी उसको चाहिए आपके बारे में डिटेल्स उसे मिल जाएगा। अब आप 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए, है ना, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, वो 4-5 क्वेश्चन आप छोड़ दिए, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज्ड है या नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है या नहीं है। तो आपको छोड़ना नहीं है।
क्लियर। पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन आपको बनाना जरूरी है। बाय मिस्टेक ऑटो सेव होता है तो बाय मिस्टेक एक मिस हो गया, एक पे क्लिक नहीं कर पाए या एक ऑटो सेव नहीं हुआ, जब आपने फाइनल सबमिट किया तो आपको 34 दिखाया, तो इस कंडीशन में आपको परेशान होना नहीं है। क्लियर। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 34 बना करके आते हैं और वो परेशान हो जाते हैं और मैसेज करते हैं कि सर मेरा एक छूट गया, क्या मैं फेल कर जाऊंगा क्या, और बाद में उनका रिजल्ट होता है। तो बाय मिस्टेक आपको जानबूझ करके नहीं छोड़ना है। क्लियर। तो आपको ये समझ में आया कि आपको जो है सो ऑल 35 क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, अटेम्प्ट करना जरूरी है, ये नेसेसरी है। तो इसको राइट कर लेना कि मुझे पर्सनालिटी टेस्ट में पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन बनाना जरूरी है। क्लियर। जितना भी सेक्शन होता है ना साइको टेस्ट में वो पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट होता है ना। कुछ लोग हाइप बना देते हैं मार्केट में कि सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट अगर पास कर जाओगे तो आप आसानी से साइको टेस्ट पास कर जाओगे। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ, दिन रात का मेरा इतना ही काम है, साइको टेस्ट साइको टेस्ट साइको टेस्ट। हर एक सेक्शन इम्पोर्टेंट है, कुछ भी होता है वो फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट होता है। और 5 सेक्शन ऐसे हैं कि कुछ बच्चे 4 सेक्शन में फेल कर जाते हैं, कुछ बच्चे 4 में पास करके 1 में फेल करते हैं, कुछ दूसरे में फेल करते हैं, कुछ तीसरे में फेल करते हैं, कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट के जी सेक्शन में फेल करते हैं, कुछ क्यू सेक्शन में फेल करते हैं। ओवरऑल जो पास परसेंटेज होता है वो 30 से 35% ही होता है साइको टेस्ट में, है ना। और बाकी जो है वो आपका फेल कर जाता है, लगभग 65 से 70% बच्चे साइको टेस्ट फेल कर जाते हैं। और यही रीज़न है कि 8 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो ये आपको समझ में आया। 8 गुना को इसीलिए साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे को फेल होना है। और जो ये बच्चे बचते हैं तो इसमें से मैंने बोला ना 30% वेटेज होता है आपका साइको का और 70% वेटेज होता है आपका रिटन का, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपको सबसे पहले साइको पास करना जरूरी है। क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पे एक एनालिसिस देख लो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑल सेक्शन इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये आपका स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट का रिजल्ट है। और मैंने आपको पहले बोला ना कि स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट और DFCCIL का साइको टेस्ट आपका सेम होता है। ये आपको समझ में आया। तो इसमें आप देखो यहाँ पे 34 कैंडिडेट का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें से 15 कैंडिडेट पास किए थे और 19 कैंडिडेट फेल किए थे। ये आपको समझ में आया। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ दिखा देता हूँ, अच्छे से देखना। ये है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ये है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, ये है आपका ऑड नंबर सम टेस्ट, ये है आपका स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, ये है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, और ये जो है टेस्ट जी और टेस्ट क्यू, ये है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे 6 टी स्कोर बनता है, ये आपको पता है। चलो अब आप थोड़ा सा ये टेस्ट जी और टेस्ट क्यू में ये स्टूडेंट को देखो, इस स्टूडेंट को देखो, इसने पर्सनैलिटी टेस्ट पास किया और अच्छे नंबर से पास किया, लेकिन ये क्या किया, तो ये आपका और नंबर सम में फेल कर गया, तो साइको से बाहर हो गया, है ना। इस स्टूडेंट को देखो, ये पर्सनैलिटी टेस्ट का दोनों सेक्शन अच्छे से पास किया, लेकिन ये बाकी सेक्शन फेल कर गया। इस स्टूडेंट का देखो पर्सनैलिटी टेस्ट पास किया, इस स्टूडेंट का देखो पर्सनैलिटी टेस्ट पास किया, इस स्टूडेंट का देखो पर्सनैलिटी टेस्ट पास किया, इसका देखो कितना अच्छा स्कोर है 67, है ना, टेस्ट क्यू में, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे इसका देखो कितना अच्छा स्कोर है, इसका देखो कितना अच्छा स्कोर है। तो ये जो आप देख रहे हो 2 स्टूडेंट 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट आपका ऐसा है जो पर्सनैलिटी टेस्ट पास किया लेकिन कोई और सेक्शन फेल कर गया। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट के वजह से ही बच्चे फेल नहीं करते हैं। आपको हर एक सेक्शन पे फोकस करना है अच्छे से, ठीक है। और अगर आप टेस्ट वाइज देखोगे तो इंटेलिजेंस टेस्ट में 6 स्टूडेंट फेल किए, है ना। आपका और नंबर सम में 5 स्टूडेंट फेल किए, आपका स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में 6 स्टूडेंट फेल किए,
आपका जो है सो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 7 स्टूडेंट फेल किए और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है सो ये सेक्शन में 7 किए और ये सेक्शन में 6 किए। तो बेसिकली जितना भी सेक्शन आप देख रहे हो ना, हर सेक्शन में लगभग बराबर बच्चे फेल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि पर्सनालिटी टेस्ट पे तो फोकस करना ही करना है। लेक्चर अब आ ही रहा है आपका, अच्छे से देखो और इसके साथ साथ बाकी सेक्शन को भी अच्छे से करना है। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा टी स्कोर के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी बच्चों को टी स्कोर को लेकर के प्रॉब्लम है, तो पहले अच्छे से लाइन देखो। यहाँ पे आपका जो है सो टी स्कोर, हाउ आर टी स्कोर एंड कंपोजिट स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट कैलकुलेटेड इन सीबीटी मोड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपको मैंने बताया हुआ है कि मैक्सिमम टी स्कोर आपका 80 होता है और टोटल आपका 6 होता है ना, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6 है ना। ये पर्सनैलिटी टेस्ट का है। इसमें 80, इसमें 80, इसमें 80, इसमें 80, इसमें 80, इसमें 80, तो टोटल आपका 480 नंबर का टी स्कोर होता है। मैक्सिमम टी स्कोर जो होता है वो 480 होता है टोटल। अब इसमें आपका मान लो 60 आया, इसमें 65 आया, इसमें 70 आया, इसमें 52 आया, इसमें 55 आया, इसमें 65 आया, तो ये सारा को जोड़ो और परसेंटेज निकालो और उसको 30 पे कैलकुलेट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही होता है आपका मार्क्स आउट ऑफ 30, है ना। 30 में आपका कितना मार्क्स आता है वही होता है। चलो यहाँ पे इस तरह से होता है। ये आपका टी स्कोर का फॉर्मूला होता है, मैंने बार बार बताया हुआ है ना। तो ये जो एवरेज स्कोर होता है, मेरे टेस्ट सीरीज में देखना एवरेज स्कोर भी आता होगा, जो कि कहीं नहीं आता है, किसी के टेस्ट में नहीं आता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो टेस्ट आपने लगाया उसमें एवरेज स्कोर कितना गया और आपका स्कोर कितना है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा अपना लेवल, है ना। और उसी पे फॉर्मूला पे कैलकुलेट हो करके आपका वहाँ पे टी स्कोर भी आता होगा मेरे टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो टी स्कोर जो आपका टेस्ट सीरीज में आता है ना, टेस्ट सीरीज में जो टी स्कोर आता है, तो उस पे उसको सिर्फ देखो, बस पता चलना चाहिए कि आप कितने पानी में हो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे 400 स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं अभी फिलहाल अनलिमिटेड एजुकेशन पे, मान लो 500 प्लस स्टूडेंट जो है वो सिर्फ DFCCIL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इतना ही बच्चे हैं, अब सबके सब अनलिमिटेड पे कर रहे हैं, सबके सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबका अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छा से प्रैक्टिस, तो एवरेज स्कोर काफ़ी ज़्यादा चला जाता है ना। इंटेलिजेंस टेस्ट में देखना 27 आपको एवरेज स्कोर दिखेगा। तो जब एवरेज स्कोर आपका यहाँ पे ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है टी स्कोर आपका कम दिखेगा, है ना। लेकिन एग्जाम में आपका जो भी एग्जाम है, जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे DFCCIL में 1847 बच्चे एक साथ बैठेंगे, आपका कोई और एग्जाम है तो वहाँ पे जितने बच्चे का नाम आया हुआ है वो एक साथ बैठेंगे, तो इतने बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं तो क्या होता है आपका कम हो जाता है एवरेज स्कोर। और एवरेज स्कोर कम होगा तो टी स्कोर आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। क्लियर? हमेशा आपको ये कोशिश करना है कि आपका जो स्कोर है वो एवरेज स्कोर से ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा ये कोशिश करो, ठीक है। अब एक पॉइंट होता है पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड, पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड कि सर इसमें 2 टी स्कोर बनता है, एक को बोलते हैं टेस्ट जी और एक को बोलते हैं टेस्ट क्यू, है ना। तो काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ये जी क्यू क्या है ना। तो देखो इसका अलग अलग नाम है, लेकिन ये कैटेगरी वाइज किया हुआ है, जैसे कहीं पे एस मिलेगा, कहीं पे टी मिलेगा। तो इसको छोड़ो, जी सेक्शन में मैंने बताया हुआ है ना बार बार कि इसमें आपका पॉजिटिविटी चेक होता है और इसमें आपका निगेटिविटी चेक होता है। मैंने एक लेक्चर में आपको क्लियर कट अच्छे से बताया हुआ कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, ऐसे समझो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव होगे आपका टी स्कोर जो है उतना हाई होगा, आपका टी स्कोर उतना ज़्यादा होगा। और जितना निगेटिव आप होगे, समझो ध्यान से, इसको उल्टा करता हूँ, जितना कम निगेटिव होगे आपका टी स्कोर उतना हाई होगा। ये आपको समझ में आया? मतलब आपको क्या करना है पर्सनालिटी टेस्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आंसर देना है और कम से कम निगेटिव आंसर देना है, बस इतना ही आप समझो, इससे ज़्यादा डिटेल्स कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आंसर देना है और कम से कम निगेटिव आंसर देना है। बाकी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा ना, तो उसमें आपको एग्जैक्ट पता चलेगा सब कुछ। इसमें बेसिकली आपको इमोशन पे कंट्रोल रखना होता है। जैसे कि आप ऑफिस में हो, तो आप अगर एग्जीक्यूटिव बनोगे तो आप मान के चलो ऑफिस में अपना जॉब करोगे और घर पे आपको आपके पापा से या आपकी वाइफ से या आपके भाई से मान के चलो लड़ाई हो गया, है ना। तो अब आपका माइंड अपसेट है और
अब आप जा रहे हो ऑफिस काम करने के लिए, तो अगर आपका माइंड अपसेट है और आप इमोशन में आ गए तो कहीं ना कहीं आपका जो आउटपुट है ना वो कम होगा। वर्किंग प्लेस पे आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, है ना कहीं आपका आउटपुट कम होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इमोशन पे आपको कंट्रोल रखना है कि हाँ भाई लड़ाई हुआ है ठीक है, लेकिन अभी तो मैं वर्किंग प्लेस पे हूँ ना, यहाँ पे जो मेरा काम है मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से अपने इमोशन पे कंट्रोल करके अच्छे से काम करूँगा, है ना। तो इस टाइप का जो इमोशन होता है उसको आपको कंट्रोल करना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ऐसा कहावत सुने होगे ना, चाचा विधायक है मेरे, इस टाइप का लाइन सुने होगे। जैसे कि सपोज करो एक कंपनी है, ऐसे समझो एक कंपनी है और इसमें आपका एक सीट खाली है, एक सीट खाली है और दो स्टूडेंट है। मान करके चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, एक राम है और यहाँ पे एक लक्ष्मण है। तो ये मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट है। जो लक्ष्मण जो थे वो थोड़े से गुस्सा प्रवृत्ति के आदमी थे, उनको गुस्सा जल्दी आता था। और राम जो थे ये काम थे, है ना, ये थोड़े से शांत रहते थे और अपना बात करते थे। तो अब आप मान करके चलो एक सेकंड के लिए 10 बजे आपको जाना था यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए, इस कंपनी में 10 बजे आपको जाना था। तो गलती से क्या हुआ 10-15 बज गया, मतलब 15 मिनट आपने लेट पहुंचा। अब लेट पहुंचा तो यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी वो बोली सॉरी आप लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका है, आप लेट से आए हो, जो मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो ये क्या हुआ, लक्ष्मण ये गुस्सा में आ गया। वो भगवान का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, एक ह्यूमन का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, एक इंसान का नाम बता रहा हूँ। तो ये गुस्सा में आ गया और बोला कि 15 मिनट लेट ही तो हुआ है, ऐसे कैसे मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, मेरे चाचा विधायक हैं, मैं नौकरी खा जाऊंगा आपका, दिस दैट जो भी है। ये गुस्सा में बोल दिया उस रिसेप्शनिस्ट को। लेकिन रिसेप्शनिस्ट वो तो खुद वर्किंग प्लेस पे है, वो खुद टेंशन में है, उसके पास खुद वर्कलोड है ना। लेकिन आप इस रिसेप्शनिस्ट का वर्कलोड नहीं समझ पा रहे हो, आप बस क्या किए उस रिसेप्शनिस्ट पे गुस्सा किए। ऐसे में क्या हुआ, रिसेप्शनिस्ट को भी बुरा लगा, है ना। वो कुछ बोली तो नहीं आपको, लेकिन उसके मन में है आपके प्रति जो थोड़ा सा सम्मान होना चाहिए वो खत्म हो गया उसके मन में वो दिखाई ही नहीं। ये बोल के चला गया। रिसेप्शनिस्ट बोली ठीक है सर आप जा सकते हैं। अब वहीं पे राम क्या किया, थोड़ा सा प्यार से, मैम आप बहुत सुंदर दिखती हैं, आपको भी तो काम का लोड होगा, है ना, ऐसे करके थोड़ा सा पोलाइट वे में इस रिसेप्शनिस्ट से बात की। और बोलते बोलते मैम ये मेरा नंबर है, देख लीजिएगा, अगर एक सीट खाली होगा तो कॉल कर दीजिएगा मैम, मजबूरी है या इतने दूर से आए हैं, मुझे इस जॉब का नीड है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया। ये रिसेप्शनिस्ट खुश हो गई, राम वापस अपना घर चला गया, लक्ष्मण वापस अपना घर चला गया। किसी रीजन से एक सीट जो था वो फिलअप नहीं हो पाया था, शाम तक वो सीट खाली का खाली रह गया। तो ये रिसेप्शनिस्ट क्या की, राम को वापस से कॉल की, जो सर सीट जो है सो फिलअप नहीं हुआ है, आप आ सकते हैं। लेकिन ये जानबूझ के लक्ष्मण को कॉल नहीं की, क्योंकि उसको भी तो मन में गुस्सा था ना। राम अपना आया, इंटरव्यू दिया और जॉब ले लिया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इस इंसान को इमोशन पे कंट्रोल नहीं हो पाया, ये गुस्सा में कुछ भी बक दिया जिस वजह से इसको जॉब नहीं लगा। ये इंसान क्या किया, लेट तो इसे भी हुआ था, लेट तो इसे भी हुआ था, ये भी लेट से ही आया था, है ना। रिसेप्शनिस्ट ना तो राम को अंदर आने दी थी ना तो लक्ष्मण को अंदर आने दिया था। तो लेट तो राम को भी हुआ था, लक्ष्मण को भी हुआ था। लक्ष्मण इमोशन में बह गया, वो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्सा में कुछ भी बक दिया, है ना। और राम जो है वो इमोशन पे कंट्रोल करके प्यार से बात किया और फाइनली ये अपना काम करवा लिया, ये जॉब ले लिया। तो एक ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसको आप रिलेट कर सकते हो, है ना। क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे ना, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। हर इंसान का डेली लाइफ एक जैसा नहीं होता है। कभी आपको किसी चीज़ का हेडेक है, कभी आपको किसी चीज़ का टेंशन है, लेकिन पर डे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए जा रहे हो, है ना। अब घर का टेंशन आप ऑफिस में लेकर के जाओगे तो कहीं ना कहीं
ऑफिस में काम कम कर पाओगे, ऑफिस में कहीं ना कहीं सेफ्टी बाईपास होगा। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसे इमोशन पे कंट्रोल हो, है ना, जो इमोशनली स्टेबल हो, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे लेक्चर आएगा मैं सब कुछ समझा दूंगा। तो फिलहाल जो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया है वो इतना ही था कि आप ये बस पता रखना कि एग्जाम में जो है ना वो आपको पूरा का पूरा 35 क्वेश्चंस बनाना है, तुरंत आंसर नहीं करना है, 4 से 5 मिनट तक कम से कम ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके देखना है। और अगर 6 से 8 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, है ना, तो उसको कंट्राडिक्टरी उसमें चेक करना है। अगर सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो उसका आंसर सेम टाइप का करना। क्लियर? आप आसानी से पर्सनालिटी सेक्शन पास कर जाओगे। टेस्ट जी और क्यू क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। कैसा लगा ये क्लास? कुछ भी समझ में आया या नहीं आया तो लाइक करके कमेंट कर देना। और इसके आगे का जो भी लेक्चर होगा ना वो आपको पेड कोर्स के अंदर आएगा, है ना। जो भी आपका पेड कोर्स है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो भी आपका पेड कोर्स है ना, जो जैसे कि DFCCIL में हो, आप जहाँ भी जाते हो तो ये जो पेड वीडियोज आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ये फोल्डर बना हुआ है ना इंटेलिजेंस टेस्ट का, इस तरह से, है ना। उसी तरह से आपका ऑड नंबर सम टेस्ट का, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट का, इंफॉर्मेशन और रनिंग टेस्ट का, पर्सनैलिटी टेस्ट का। तो यहाँ पे सारा वीडियोज आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 करके आना स्टार्ट हो जाएगा, ये पेड कंटेंट के अंदर, है ना। ये फोल्डर आपका बना हुआ है तो पर्सनैलिटी टेस्ट के फोल्डर पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको आ जाएगा। और कोई भी लेक्चर आएगा तो ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा। जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो और पेड स्टूडेंट हो, PDF पे क्लिक करना और यहाँ पे इसको खोलना, ये खुल जाएगा। और इस लिंक पे क्लिक करके जो है सो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।